गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। और ये वीकली बेसिस पे हम हर वीक मंगलवार को सुबह 10 बजे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं पूरे एक हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को, जो आने वाले कंपेटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के तौर पर, जीके के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर इस हफ्ते जो है हम 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, 17 से 23 अगस्त तक के न्यूज को हम यहां पर करेंगे, डिटेल में करेंगे। चाहे वो नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, स्टेट की खबरें हो, या फिर कोई अग्रीमेंट की बात हो, अपॉइंटमेंट की बात हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस की बातें हो, या फिर इंपॉर्टेंट डेज या ऑब्ituary से रिलेटेड कोई भी खबर हो। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हम उसे नहीं जाने देंगे, उसको हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आज का सेशन यही खत्म नहीं होगा, आज के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी हम अटेंड करेंगे और क्विज को खत्म करने के बाद आज का सेशन खत्म होगा। तो देखते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, और सभी को विश करते हुए अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और चलते हैं अपने न्यूज सेक्शन की तरफ। तो पहले स्टूडेंट्स देख लें कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल शिवम, पारुल, और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़िए, शेयर करिए इस लाइव सेशन को, और मेक माई एग्जाम जो है ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो समय को जाया किए बगैर चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ, पहली न्यूज की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो फर्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट टू रिकंसिडर मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन। तो जून 2020 में, इसी साल जून 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बिठाया था जया जेटली जी की अध्यक्षता में। जया जेटली जी की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में एक टास्क फोर्स बिठाया था जो इस मुद्दे के ऊपर बात करेगी कि जो महिलाओं की अभी मिनिमम मैरिज एज है 18 वर्ष, क्या उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाए। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में शादी कराने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है, हेल्थ पर जो है, एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी खास करके। तो इसी चीज को लेकर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि हम रिकंसिडर करेंगे महिलाओं के मैरिज एज को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल डिसाइड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमेटी सेटअप टू रिकंसिडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो कमेटी बनाई है इस मुद्दे को लेकर कि मिनिमम एज जो है वो तय की जाए। फिलहाल जो एज है वो महिलाओं के लिए 18 वर्ष है, मिनिमम एज टू मैरिज इन इंडिया महिलाओं के लिए 18 वर्ष, और पुरुषों के लिए, मेल के लिए 21 साल 21 ईयर्स। तो महिलाओं की एज के ऊपर बात हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए। 18 वर्ष जो है वो बहुत ही कम एज है, उसको बढ़ाने के ऊपर विचार हो रहा है, जिसको लेकर एक कमेटी बैठी है। और उस कमेटी की चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो उस कमेटी की चेयरपर्सन का नाम है जया जेटली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये कमेटी, ये टास्क फोर्स जो है, ये टास्क फोर्स बनाया था 2 जून को, जून 2020 में। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि अभी हमारी करंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? हु इज द करंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर? महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हम चलते हैं इसी न्यूज को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए। The law evolved in the face of much resistance from religious and social conservations। तो यहां पर कंजर्वेटिव्स लोग हैं, कुछ रिलीजियंस में 18 वर्ष से कम में, कुछ प्रथाएं, कुछ जातियों में और कुछ समाज के अंदर 18 वर्ष से कम में भी शादी हो जाती है। तो जहां पर ये एक सोशल एविल के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के स्वास्थ्य के नजर से। तो करंटली द लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट द मिनिमम एज ऑफ मैरिज is 21 years and 18 years for men and women respectively। तो 21 साल पुरुषों के लिए और 18 वर्ष महिलाओं के लिए अभी मैरिज एज है। On June 2, 2020, the Union Minister for Women and Child Development set up a task force to examine matters pertaining to age of motherhood, imperatives of lowering maternal mortality ratio and improvement of nutrition level। तो मदरहुड, मातृत्व का जो सुख है वो कब प्राप्त करती है महिलाएं, उस एज के ऊपर भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मटर्नल मोर्टालिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, मतलब जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उस समय उनके मृत्यु का दर क्या है, उसको और कम करना
जो कि भारत में बढ़ ही रहा है समय के अनुसार, उसको कम करना जो है ये लक्ष्य है। और महिलाएं जो है वो कुपोषण का शिकार हो रही हैं, उस स्थिति में उनको किस तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उनका, पोषण जो है उनका कैसे बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर बातचीत हुई। एंड टास्क फोर्स विल एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड विद हेल्थ। तो यहां पर ये जो कमेटी है, टास्क फोर्स है, ये इस चीज के ऊपर भी चर्चा करेगा कि मैरिज की जो कम एज है 18 वर्ष, तो क्या वो मदरहुड के साथ कोरिलेट करता है, क्या स्वास्थ्य के ऊपर उसका एक असर जो है कम एज में मैरिज कराने के कारण तो नहीं है। अगर इसी चर्चा के ऊपर जो है टास्क फोर्स अपना सुझाव और सलाह देगी, जिसपे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उनके रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है यहां पर कि उस टास्क फोर्स की चेयरमैन का क्या नाम है, जया जेटली। और ये टास्क फोर्स किस मंत्रालय ने बनाया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। तो कमेंट बॉक्स देख लेते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द करंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर, और द आंसर इज स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इज द करंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम नरेंद्र मोदी टू इनागुरेट अटल टनल इन रोहतांग नेक्स्ट मंथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर एक सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अगले महीने सितंबर में करेंगे उद्घाटन, और उस टनल का नाम क्या रखा गया है, अटल टनल। तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, सेड द अटल टनल इन रोहतांग वुड बी इनागुरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय द एंड ऑफ सितंबर दिस ईयर। तो इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। द टनल विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स एंड विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड लेह बाय 46 किलोमीटर। तो ये दुनिया का सबसे लंबा टनल होगा, जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, मतलब 3000 मीटर समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर, इतनी ऊंची जगह पर दुनिया में सबसे लंबा टनल जो है ये अटल टनल होगा, जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे लंबा टनल होगा। और ये मनाली और लेह, मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और लेह जम्मू एंड कश्मीर में है। J&K, मतलब अब J&K से अलग होकर आपको पता है लद्दाख एक नया यूटी बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर में पहले स्थित था लेह, लेकिन अब वो लद्दाख नाम की यूटी की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी है लेह, जिसका रास्ता जो है 46 किलोमीटर से कम हो जाएगा इस सुरंग के कारण। द टनल इज बीइंग बिल्ट अंडर रोहतांग पास इन द पीर पंजाल रेंज ऑन द लेह मनाली हाईवे। तो लेह मनाली हाईवे जो है, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य आता है, वहां पर ये 8.8 किलोमीटर का लंबा ये सुरंग बनेगा। एंड वंस थ्रोन ओपन द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। वैसे ये रास्ता सर्दियों में, विंटर्स में बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन इस टनल के कारण जो है वो रास्ता सारा साल जो है वो खुला रहेगा। कम से कम इस टनल को लेकर अगर हम बात करें तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, मतलब ये टनल सर्दियों में भी नहीं बंद होगा। तो यहाँ पे एचपी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, लेकिन शिमला जो है ये समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल ऑफ एचपी इज धर्मशाला। मतलब गर्मियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और सर्दियों में, विंटर्स में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिफ्ट हो जाती है धर्मशाला। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपने इसी न्यूज में पढ़ लिया हुआ है, जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जो स्थित है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा लद्दाख की बात आई है, तो लद्दाख जो है, लद्दाख यूटी बन चुका है,
ये पहले हिस्सा हुआ करता था जम्मू कश्मीर राज्य का, लेकिन लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जब 370 अनुच्छेद जो है वो हट गया, जिससे स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला था वो हट गया, तो जे.एंड.के एक अलग यूटी बन गया केंद्र शासित, और लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल दोनों है। ज्वाइंट कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह एंड कारगिल बोथ। लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल, दोनों को लद्दाख की कैपिटल बनाया गया है। इसके अलावा जितने भी यूटी हैं भारत के अंदर, उन यूटी को एडमिनिस्टर कौन करते हैं? यूटी में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है। उपराज्यपाल बोलते हैं उसको हिंदी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और शॉर्ट में उसको बोलते हैं एलजी। तो लद्दाख के एलजी कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द करंट एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, योर आंसर वुड बी आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। देन चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडियन रेलवेज बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज अक्रॉस रिवर इजाई इन मणिपुर। तो इंडियन रेलवे ने कंस्ट्रक्शन बिगिन कर दिया हुआ है, मतलब दुनिया का सबसे लंबा, सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा जो है ब्रिज अक्रॉस रिवर इजाई इन मणिपुर। तो मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बनेगा। पियर का मतलब होता है जब नदी के ऊपर कोई ब्रिज बनाया जाता है, कोई पुल बनाया जाता है, तो वो जिस ढांचे पे खड़ा होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड सीमेंट का कंस्ट्रक्टेड ढांचा हो या फिर मेटल कंस्ट्रक्टेड ढांचा हो, उस ढांचे को, उस खंबे को, उस स्तंभ को हम पियर कहते हैं। तो यहां पर जो पियर मतलब नदी पे बनने वाला सबसे ऊंचा पुल दुनिया में 2022 तक, ये कंस्ट्रक्शन कब तक हो जाएगा? 2022 तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और वो कहीं और नहीं बन रहा है, इंडिया के मणिपुर स्टेट में बन रहा है। और मणिपुर के एक रिवर है, रिवर इजाई। तो इजाई नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा जो रिवर ब्रिज है, रेलवे ब्रिज जो है, वो बनने जा रहा है, और उसको कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? इंडियन रेलवे। तो एज अ पार्ट ऑफ 111 किलोमीटर लॉन्ग जिरीबाम तुपुल इम्फाल लाइन प्रोजेक्ट। तो ये किस रास्ते में आएगा? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो मणिपुर में कुछ और जगहों के नाम है, जिरीबाम, तुपुल और इम्फाल जो लाइन प्रोजेक्ट है, जिसकी दूरी 111 किलोमीटर है। उसी दौरान नोनी विलेज जो है, एक एरिया है नोनी विलेज, नोनी गांव, वहां पर यह पुल बनेगा इजाई नदी के ऊपर। तो इंडियन रेलवेज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज हैविंग हाइट ऑफ 141 मीटर्स। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 141 मीटर, जो कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा है, जो कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा होगा। अक्रॉस रिवर इजाई इन मणिपुर विद एन आउटले ऑफ ₹280 करोड़, 280 करोड़ के लागत से यह बनेगा मणिपुर के इजाई नदी के ऊपर। आफ्टर कंप्लीशन इट विल सरपास द एग्जिस्टिंग हाइट रिकॉर्ड ऑफ 139 मीटर ऑफ माला रिजिका वायाडक्ट मॉन्टेग्रो इन यूरोप। तो यूरोप में एक जगह है जिस जगह का नाम है मॉन्टेग्रो। तो मॉन्टेग्रो में अभी फिलहाल सबसे ऊंचा नदी पुल है, रेलवे ब्रिज है, जिसका नाम है माला रिजिका वायाडक्ट, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर उसकी ऊंचाई है। लेकिन जब ये इजाई नदी के ऊपर मणिपुर में ये पुल बन जाएगा, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन जाएगा, जो मॉन्टेग्रो के इस पुल को भी सरपास कर जाएगा। द 703 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज इज लोकेटेड एट द हिली टेरेन। तो ऊंचाई इसकी 141 मीटर होगी इस ब्रिज की, मणिपुर में बनने वाले इस ब्रिज की, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होगी? इस ब्रिज की लंबाई होगी 703 मीटर, ये लंबा होगा। और हिली टेरेन ऑफ मरांगचिंग विलेज इन नोनी डिस्ट्रिक्ट, और ये कौन से विलेज में होगा? तो नोनी विलेज में, नोनी गांव में ये स्थित है। अबाउट 65 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इम्फाल, जो इम्फाल से 65 किलोमीटर पश्चिम में ये स्थित है। और द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन मार्च 2022, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? मार्च 2022 में। तो इसी के साथ कुछ जानकारी आपको यहां से क्या याद रखना है कि मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रिवर पुल जो है, रिवर ब्रिज जो है, जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, 141 मीटर टॉलेस्ट वो बनने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, रेलवे ब्रिज जो नदी के ऊपर बनेगा। और ये दुनिया के मॉन्टेग्रो में स्थित जो फिलहाल अभी नंबर 1 पे है, उसको पीछे छोड़ देगा। तो यहां पे मणिपुर से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। मणिपुर की कैपिटल, जैसा कि आपने यहीं पे जान लिया, इम्फाल। कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। मणिपुर के सीएम का नाम है
एन बीरेन सिंह जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, एन बीरेन सिंह, गवर्नर ऑफ मणिपुर नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, गवर्नर ऑफ मणिपुर नजमा हेपतुल्ला, सीएम ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह, और कैपिटल इज इम्फाल। और मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो लोकतक लेक के ऊपर स्थित है। लोकतक झील के ऊपर स्थित है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और इसके बारे में खासियत यह है कि ये दुनिया का, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, विच इज सिचुएटेड इन मणिपुर ऑन लोकतक लेक। तो इसी के साथ देखते हैं स्टूडेंट्स के चैट्स और देखते हैं कि उनके क्या डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, और चल पड़ते हैं फिर अगली खबर की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल चौधरी नादिया, सिमर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी पार्टिसिपेट करिए और आप सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए और इस लाइव लेक्चर को, लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, फोर्थ न्यूज़ की तरफ। एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी कि पीएम केयर्स फंड जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो एक नया फंड बनाया भारत सरकार ने, रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं काफी दिनों से कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो एनडीआरएफ में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो ऑलरेडी हमारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसमें ये पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है, अलग से ये फंड बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसी को लेकर एक याचिका, एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रिफ्यूज कर दिया है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, जहां पे पार्लियामेंट वित्तीय फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जब आप इंडियन पॉलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वहां पर आपको पता चलता है कि जुडिशरी जो है पार्लियामेंट के कई अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसी चीज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी है वो, और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस न्यूज को मैं आपके लिए डिटेल में पढ़ देता हूं। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ मनी कलेक्टेड अंडर पीएम केयर्स फंड सेट अप फॉर कोविड-19 रिलीफ टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो ये याचिका लगाई गई थी कि पीएम केयर फंड का पैसा जो है एनडीआरएफ फंड में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस याचिका को, इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। द बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी एंड एम आर शाह आल्सो हेल्ड दैट कंट्रीब्यूशन टू द पीएम केयर्स वर फंड ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उन्होंने ये भी कहा, इन तीन जजों ने ये भी कहा कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट अलग से बनाया गया है। द कोर्ट सेड दैट देयर वाज नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन कंट्रीब्यूशन मेड टू द एनडीआरएफ। तो यहां पर हम कोई भी वैधानिक, कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन जो है इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, या इस तरह की, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस में इंटरफेयर, दखलंदाजी नहीं कर सकता है। The bench further clarified that funds collected under the PM Cares Fund are entirely different from NDRF। और उन्होंने ये भी बोला कि PM केयर फंड में जो पैसा जिस पर्पज से आ रहा है, कोविड-19 के पर्पज से, और NDRF में जो पैसा आता है, वो दोनों में बहुत अंतर है, जिस कारण से उन्होंने इस याचिका को रिफ्यूज कर दिया। तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, देखते हैं कि कितने बच्चों का आंसर आया है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखते हैं और इसका आंसर देकर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। बिल्कुल सही, मिंकी, सुष्मिता, आप दोनों का आंसर जो है बिल्कुल सही है।
और वो है SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। तो यहां पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि HP की कैपिटल क्यों चेंज हो जाती है। जी ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है, पहले जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो वहां पर भी ऐसा ही था कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जो है वो जम्मू बन जाया करती थी। उसका कारण एक्चुअल ये होता है कि जब शिमला या श्रीनगर जैसे एरियाज में ठंड में बहुत बर्फ पड़ती है तो सेशंस जो हैं, सरकार के सत्र जो है वो नहीं बुलाए जा सकते हैं, जिस कारण से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर जो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ने के कारण काम में रुकावट ना पड़े, इसलिए जो है वहाँ से कैपिटल, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है वहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर एक नॉर्मल सिचुएशन हो, नॉर्मल कंडीशंस हो, जहाँ पर काम काज जो है वो अच्छे से चल सके। देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, फिफ्थ न्यूज़ की तरफ। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गेट्स कैबिनेट नॉड टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो है भारत सरकार ये लेकर आया है कि ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हम अलग अलग देते हैं, खास करके प्री एग्जाम जो है हम अलग अलग दे रहे हैं, उन एग्जाम्स को अब एक जगह पे ही लिया जाएगा। कम से कम फर्स्ट स्टेज, प्री स्टेज का एग्जाम जो है वो अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा, CET के द्वारा लिया जाएगा, जिसको कंडक्ट कौन करवाएगा? एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। The Union Cabinet gave its nod to setting up of NRA, which is aimed at filling up posts in central government organizations and public sector undertakings. तो यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने यहां पर हामी भर दी है कि NRA को स्थापित किया जाए कि जितने भी सरकारी संगठनों के जो एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा होते हैं, उसमें भर्ती होने वाले परीक्षार्थी को डायरेक्ट इस एग्जाम से भर्ती किया जाए। Recruitment will be done on the basis of computer-based common eligibility test conducted for non-gazetted vacancies. तो सभी पोस्ट के लिए नहीं, non-gazetted vacancies के लिए जो है ये निकाला जाएगा। gazetted officers के लिए नहीं, non-gazetted officers के लिए ये पोस्ट निकाला जाएगा, जहां पर एक कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बेसिकली अभी इसके अंदर 3 एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। SSC, देन SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एंड IBPS मतलब इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। तो यहां पर इन 3 के एग्जाम जो होंगे, तो कॉमन एग्जाम होगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें विद्यार्थी एक बार एग्जाम देंगे और वो एक बार एग्जाम देने के बाद जो है वो तीनों एग्जाम के फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई समझा जाएगा। मतलब SSC का जो टायर 1 होता है या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो फर्स्ट स्टेज होगा, प्री स्टेज होगा, या IBPS का जो प्री स्टेज होगा, उसको क्वालिफाई माना जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल तक वो इन तीनों के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा मेंस का, वो मेंस के लिए सीधे सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे। बार बार एग्जाम भरने की, अलग अलग एग्जाम प्रिपरेशन करने की झंझट और फीस भरने की अलग अलग एग्जाम्स में झंझट जो है वो स्टूडेंट्स की खत्म हो जाएगी, जहां पर स्टूडेंट को एक बड़ा रिलीफ मिला है। थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट एंड सेव प्रीशियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। तो यहां पर आपके समय और संसाधन मतलब पैसों को बचाया जाएगा और मल्टीपल टेस्ट के बर्डन को कम किया जाएगा। The NRA will hold a test for preliminary selection to various government vacancies. The score of the CET will be valid for 3 years. तो ये अलग अलग जो एग्जाम है जैसे कि SSC, RRB और IBPS, इसके प्री स्टेज को ये क्लियर करेंगे, जहां पर आप सीधे मेंस में बैठ सकते हैं और इसका स्कोर जो है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 3 एग्जाम्स को फिलहाल अभी इसमें शामिल किया गया है। योर आंसर वुड बी IBPS, SSC एंड RRB। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, अगली खबर की तरफ। PM मोदी टू इनागुरेट फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट टू बी हेल्ड ऑन September 8। तो यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, एकमात्र एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय जो है वो भारत में स्थित है। तो आपको जल्द से जल्द बताना है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में,
कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, वो आपको बताना जल्दी से चैट बॉक्स में। और उसी से रिलेटेड मैं आपको न्यूज करवा रहा हूं कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, अफोर्डेबल एनर्जी की ऊर्जा जो है वो सभी अफोर्ड कर सके, उसको प्रमोट करने के लिए, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन में, पेरिस क्लाइमेट समिट के अंदर जो है वहां पर यह समझौता हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और फ्रांस के राष्ट्रपति में कि किस तरीके से हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस को गठित कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, जिससे हम सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे सकें। उसी चीज को लेकर 8 सितंबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा एक पहला फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, मतलब पहला वर्ल्ड विश्व लेवल का सोलर सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो तकनीकी सम्मेलन है उसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये वर्चुअली जो है अभी हेल्ड होगा, टू बी हेल्ड ऑन 8 सितंबर। The first World Solar Technology Summit will be organized by International Solar Alliance ISA on a virtual platform on 8 सितंबर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका शॉर्ट फॉर्म ISA है, उसके द्वारा वर्चुअल, मतलब ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस करके अभी ये नहीं हो सकता फिजिकली, तो ये वर्चुअली होगा 8 सितंबर को। द समिट एम्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टुगेदर टू एड्रेस द चैलेंजेस टू मेक एनर्जी अफोर्डेबल। सोलर एनर्जी वैसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये बहुत ही महंगा है, सब्सिडी देना पड़ता है सरकार को, तब जाकर सोलर पैनल्स जो है वो लगते हैं। तो किस तरीके से वर्ल्ड के साइंटिस्ट, दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ पर सजेशंस देंगे कि किस तरीके से इस एनर्जी को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, जिससे सभी इस एनर्जी को अफोर्ड कर सके। Prime Minister Narendra Modi will deliver the inaugural address of the first World Solar Technology Summit and it will be graced by ministers from member countries from across all ISA regions। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज ISA के साथ जुड़े हैं वो सभी यहाँ पे सम्मिलित होंगे और इसका जो उद्घाटनी एक स्पीच होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा। ISA would also be launching the ISA journal on solar energy that would help authors from across the globe to publish their articles on solar energy during the event। और यहाँ पर एक जर्नल, एक पत्रिका जो है उसको भी लॉन्च किया जाएगा और इस पत्रिका के अंदर दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, वो यहाँ पर अपनी बात को आर्टिकल्स के जरिए जो है, लेख के जरिए जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका एक समिट जो है 8 सितंबर को होने जा रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बिल्कुल सही, गुरुग्राम, और जिसको अब पहले गुड़गांव कहते थे अब गुरुग्राम कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी को। तो गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नेक्स्ट चलते हैं 7th न्यूज की तरफ। 2 ओवर ब्रिजेस ऑफ अहमदाबाद नेम्ड आफ्टर लेट अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज। बड़ा आसान सी खबर है। हमारे बड़े दिग्गज नेता अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, जिनकी लास्ट ईयर मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, बहुत ही दुखद था वो। तो इन गुजरात 2 ओवर ब्रिजेस, तो 2 रेलवे ओवर ब्रिजेस का जो नामकरण है वो सुषमा स्वराज जी जो पूर्व विदेश मंत्री थी और अरुण जेटली जी जो पूर्व कानून मंत्री, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी थी। तो अरुण जेटली जी जो बहुत ही वरिष्ठ वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके नाम पर ये बनेगा। तो इन गुजरात 2 ओवर ब्रिजेस ऑफ अहमदाबाद सिटी हैव बीन नेम्ड आफ्टर लेट अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज। द रेलवे ओवर द ब्रिज इन रनिप एरिया ऑफ द सिटी विल बी नोन एज आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर। तो एक और फ्लाईओवर है जिसका नाम रखा जाएगा आत्मनिर्भर गुजरात फ्लाईओवर। इसके अलावा द न्यूली बिल्ट फ्लाईओवर एट इनकम टैक्स सर्किल will be known as Arun Jaitley flyover and while another flyover at Anjali Cross Road will be known as Sushma Swaraj Bridge। तो ये आपको याद रखना है कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर कुछ ओवर ब्रिजेस के नाम, 2 ओवर ब्रिजेस के नाम अहमदाबाद सिटी में पड़े हैं इनके नाम के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्या बताना, सिंपल बताना, हु इज द सीएम ऑफ गुजरात। गुजरात के सीएम का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। 8th न्यूज, 8वीं खबर, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। जैविक खेती, देखिए
जैविक खेती जो है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी फार्मिंग को बोलते हैं? ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना बिल्कुल प्राकृतिक तौर से जो खाद उत्पन्न किया जाता है, जैविक खाद जो उत्पन्न किया जाता है, ऑर्गेनिक खाद जो उत्पन्न किया जाता है, उससे वो फार्मिंग हो। तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो दुनिया में नंबर ऑफ, संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फार्मर, सबसे ज्यादा किसान जो आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में स्थित हैं। तो देखिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आया था, एमएस स्वामीनाथन जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उसके थ्रू भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाया था। उस समय ज़रूरत भी थी, लेकिन भारत को बहुत बाद में एहसास हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन को और उसका आहार लेने वाले और उसको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है। मतलब केमिकल फूड खाने से, इस तरह के फूड खाने से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के ऊपर जो है एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा और जिससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंची है। और कुछ रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि केमिकल फूड खाने से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। इसलिए इंडिया और पूरे वर्ल्ड में अभी ऑर्गेनिक खेती जो है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। The growth story of organic farming is unfolding with increasing demand not only in India but also globally। तो अभी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ भारत में है, बल्कि पूरे विश्व में इसकी डिमांड बढ़ रही है, जिस कारण से यहाँ पे फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक फूड के वो भी बढ़ रहे हैं। India ranks first in number of organic farmers and 9th in terms of area under organic farming। तो फार्मर्स, किसानों के संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है ऑर्गेनिक फार्मर्स के मामले में, लेकिन एरिया अगर देखा जाए कितने क्षेत्र में, कितने एरिया में खेती हो रही है, उस मामले में भारत पूरे दुनिया में 9वें नंबर पे है। एरिया के मामले में 9वें नंबर पे है और फार्मर्स की संख्या के मामले में नंबर 1 पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सिक्किम became the first state in the world to become fully organic and other states including Tripura and Uttarakhand have set similar targets। सिक्किम भारत का पहला राज्य और दुनिया में पहला एक ऐसा क्षेत्र बना था जिसने अपने पूरे राज्य को ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बेस्ड कर लिया था। मतलब सिक्किम हमारे देश का पहला राज्य है जहां पर केमिकल की खेती नहीं होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, फुली ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। और त्रिपुरा, उत्तराखंड जैसे कई और राज्य जो है उसी सिमिलर टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज MOVCD, एंड परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY इन 2015 टू इनकरेज केमिकल फ्री फार्मिंग। और ये दो योजनाओं की शुरुआत करी थी केंद्र सरकार ने 2015 में, जहां पर केमिकल मुक्त जो है वो फार्मिंग, कृषि जो है वो हो सके। इट आल्सो एम्स एट असिस्टिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंप्रूव अर्निंग्स ड्यू टू प्रीमियम प्राइसेस। और यहां पर वो इंप्रूव कर सके अपनी अर्निंग को भी, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है जिससे फार्मर्स को फायदा ही होगा। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 has also given a major thrust in the field of organic farming in the country। और हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। द मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैव बीन, तो अभी फिलहाल हमारा सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिक फूड हैं जो सबसे ज्यादा जो निर्यात हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसमें है फ्लैक्स सीड, अलसी का जो बीज होता है बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, अलसी का, फ्लैक्स सीड, सीसैम का मतलब होता है तिल जो है वो बहुत ज्यादा अभी फेमस हो रहा है, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस, ये कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अभी भारत से। तो अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने गुजरात के सीएम का नाम, वो देखते हैं चैट में कितने बच्चों ने उसका उत्तर दिया है। और बिल्कुल सही, विजय रूपानी इज द सीएम ऑफ गुजरात। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। नेक्स्ट चलते हैं 9th न्यूज की तरफ। इंडिया रैंक 57th इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। आपको सिंपली क्या याद रखना है, एक इंडेक्स, एक सूचकांक, एक सर्वे हुआ है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि किसी के जिंदगी में डिजिटल क्वालिटी जो है वो कितनी है भारत के अंदर। तो उसके अंदर ऑब्वियसली डिजिटल की जब बात आएगी तो इंटरनेट की ही बात हम कर रहे हैं। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भारत का क्या स्थान है, तो ये एक सर्वे कराया गया एक ऑनलाइन कंपनी के द्वारा। तो ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर है
सर्फ शार्क। तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सर्फ शार्क के द्वारा ये एक लिस्ट निकाला गया है। कितनी कंट्रीज के ऊपर? 85 कंट्रीज के ऊपर। तो 85 कंट्रीज थी इसमें टोटल, जिसमें भारत का स्थान क्या है? 57। तो इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल रिसर्च डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ शार्क, इंडिया रैंक्ड 57th out of 85 countries in terms of overall category digital quality of life 2020 with 0.5 index points which has been topped by Denmark with 0.79 points। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है? तो फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क। फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क। और इंडिया का क्या पोजीशन है आपको ये याद रखना है, 57th। इंडिया जो है उसकी पोजीशन है 57th और नंबर 1 पे है डेनमार्क। द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 एनालाइजेज 85 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कवरिंग 6.3 बिलियन पीपल और 81% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब ऑलमोस्ट 630 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर ये एक सर्वे किया गया। 85 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया और इसके पिलर्स क्या थे, मतलब किन चीजों के ऊपर ये देखा गया डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, पैरामीटर्स क्या थे, क्या मानक थे। तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, मतलब आपकी कंट्री में इंटरनेट कितनी आसानी से मिल जाता है लोगों को, अफोर्डेबिलिटी क्या है वो। देन इंटरनेट क्वालिटी क्या है, ई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ई सिक्योरिटी क्या है और ई गवर्नमेंट क्या है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये चर्चा की गई। तो आपको पता है अभी हमारे इंडिया 57th पे क्यों है, क्योंकि अभी भी इन 5 पिलर्स के ऊपर इंडिया को बहुत ज्यादा सुधार करना है। चाहे वो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात हो, अभी भी भारत में कई ऐसी जनसंख्या है जिसके पास इंटरनेट नहीं पहुंचा है। चाहे वो क्वालिटी की बात हो, अभी भी 4G जरूर कहते हैं लेकिन स्पीड बहुत कम होती है। देन ई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतनी अच्छी तरीके से बिल्ट नहीं हो पाया है। और ई गवर्नेंस में अभी भी कई सरकारी काम जो है वो ऑनलाइन उतने सक्सेसफुली नहीं हो पाते। इंडिया ग्रो जरूर कर रहा है, प्रोग्रेस जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा और उसी आधार पर 85 कंट्रीज में इंडिया 57th नंबर पे है। देन 10th न्यूज, छत्तीसगढ़ द क्लीनेस्ट स्टेट एंड इंदौर क्रिएट्स रिकॉर्ड बाय विनिंग टाइटल्स ऑफ क्लीनेस्ट सिटी 4th टाइम इन अ रो। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की बात हो रही है इस खबर के अंदर। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण सर्वे के अंदर इंदौर जो है लगातार चौथी बार हमारे भारत का सबसे साफ शहर बना है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सबसे साफ शहर की सूची में इंदौर पहले स्थान पर है। और सबसे साफ राज्य की सूची में, स्टेट क्लीनेस्ट स्टेट की सूची में जो है छत्तीसगढ़ वो नंबर 1st पायदान पे है। तो अगर हम बात करें सिटी के मामले में, बात करें क्लीनेस्ट सिटी के बारे में बात करें, 1st पे है इंदौर, 2nd पे है सूरत एंड 3rd पे है नवी मुंबई। नवी मुंबई। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में सबसे पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। सेकंड पे है एमएच मतलब महाराष्ट्र और 3rd पे है एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो स्टेट में नंबर 1st पोजीशन पे है क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2020 स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर के द्वारा। तो उसमें छत्तीसगढ़ स्टेट के मामले में नंबर 1 पे, 2nd पे महाराष्ट्र और 3rd पे एमपी। और सिटी में 1st पे इंदौर, 2nd पे सूरत और 3rd पे नवी मुंबई। और डर्टीएस्ट सिटी की बात करें, सबसे गंदगी में नंबर लास्ट पे पायदान पे कौन आया है? पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार जो है वो डर्टीएस्ट सिटी में आया है। और इस रैंकिंग में इस साल कितने सिटीज ने पार्टिसिपेट किया? 4242 सिटी ने। सबसे ज्यादा नंबर जो है इस बार ये सिटी का रहा, 4242 सिटी ने, 4242 सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो छत्तीसगढ़ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री एज पर द क्लीनलीनेस सर्वे 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो जल्दी से बताइए हु इज द करंट यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। तो अभी करंटली हमारी कंट्री के यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ हैज बैग्ड 14 नेशनल अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरीज
द स्टेट हैड टेकन मेनी इनिशिएटिव टू अचीव दिस सक्सेस। और अलग अलग कैटेगरीज में 14 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं छत्तीसगढ़ को, और काफी इनिशिएटिव लेने के कारण उनको ये मिला है। जो छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है? भूपेश बघेल। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में भी, और छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। तो इन छत्तीसगढ़ 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वॉज इंश्योर्ड। तो छत्तीसगढ़ में ये इंश्योर किया गया 100% गार्बेज कूड़ा प्रबंधन जो है छत्तीसगढ़ में बेहतरीन है, जहां पर हर घर से कूड़ा उठाया जाता है, सभी घर यहां पे कवर हैं। All 166 municipal bodies are ensuring collection of waste from every household and 100% disposal of the same in SLRM center। तो यहाँ पे सेंटर्स में भेजा जाता है जहां पर जो कूड़ा का प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है सभी म्यूनिसिपल सिटीज के अंदर। 3R प्रिंसिपल रेजिड्यू रीयूज एंड रीसाइकल वाज इंप्लीमेंटेड इन ऑल द अर्बन बॉडीज थ्रू इनोवेशन सच एज नेकी की दीवार, बर्तन बैंक, होम कंपोजिटिंग, वेस्ट पिकर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिशन क्लीन सिटी स्कीम। तो छत्तीसगढ़ अलग अलग, चाहे नेकी की दीवार हो, बर्तन बैंक हो, होम कंपोस्टिंग हो, ये सारी पहल करके छत्तीसगढ़ इसलिए राज्यों की सूची में नंबर 1 पे है। और शहरों के मामले में नंबर 1 पे कौन है? तो शहरों के मामले में नंबर 1 पे है इंदौर, लगातार चौथी बार। तो आपके कमेंट को ले लेते हैं और कमेंट देखते हैं क्या है आपका। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? तो बिल्कुल, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इज द करंट मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ, 11th न्यूज की तरफ, जो बहुत ही सिंपल सा न्यूज है। राकेश अस्थाना अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के नए डीजी कौन बनाए गए हैं? राकेश अस्थाना। बीएसएफ जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। हमारे इंडिया में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, ये सारी बॉडीज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, इंडो पाक वॉर, उस समय स्थापित हुआ था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत के सीमा की सुरक्षा करता है, चाहे वो इंडो पाक बॉर्डर हो या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो। तो बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसके नए डीजी कौन बने हैं? द सेंटर अपॉइंटेड गुजरात कैडर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। 84 बैच आईपीएस ऑफिसर currently heading the Bureau of Civil Aviation Security with additional charge of Narcotics Control Bureau। तो अभी रिसेंटली वो किस पोस्ट पे थे? सिविल एविएशन ब्यूरो के हेड थे और नार्कोटिक कंट्रोल, नशे को कंट्रोल करने वाली बॉडी के हेड थे। और अभी वो एज्यूम कर लेंगे अपना चार्ज, जो 2280 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर की रक्षा करता है बीएसएफ, उस बॉडी का चार्ज अब संभालेंगे राकेश अस्थाना। करंटली आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो एक अलग पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडो तिब्बत बॉर्डर की रक्षा करता है, उसके डीजी एसएस देसवाल जो हैं, जो बैचमेट ही हैं अस्थाना साहब के, वही एडिशनल चार्ज देख रहे थे। आईटीबीपी के डीजी के अलावा वो बीएसएफ का अंतरिम चार्ज, एडिशनल चार्ज, इंटरिम चार्ज वही देख रहे थे। लेकिन परमानेंटली बीएसएफ का परमानेंट डीजी अभी किसको बनाया गया है? राकेश अस्थाना जी को। नेक्स्ट न्यूज की तरफ, अशोक लवासा रिजाइन एज इलेक्शन कमिश्नर, सेट टू ज्वाइन एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एज वाइस प्रेसिडेंट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला, जो फिलीपींस की कैपिटल है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके वाइस प्रेसिडेंट बनने को लेकर, क्योंकि एक साथ आप 2 पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं, जिस कारण से अशोक लवासा जो अभी करंट इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के, उन्होंने रिजाइन दे दिया अपने टर्म से पहले, अपने टेन्योर के पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो बन गए हैं अब एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर, अनुच्छेद 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है, भारतीय चुनाव आयोग की बात आती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम ईसीआई बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें जो सबसे बड़ी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सबसे बड़ी बॉडी को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
जो अभी कौन है, सुनील कुमार अरोड़ा। सुनील कुमार अरोड़ा इज द करंट सीईसी। उसके नीचे दो सबऑर्डिनेट होते हैं, ईसी, ईसी इलेक्शन कमिश्नर, मतलब यही ईसी सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोट होकर बाद में सीईसी बनते हैं। तो एक ईसी का नाम है सुशील चंद्र और एक ईसी थे अशोक लवासा, जिन्होंने रिजाइन दे दिया। अब उनकी जगह पर नए ईसी बने हैं राजीव कुमार, नए ईसी बने हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार नए ईसी बने हैं और अशोक लवासा ने रिजाइन कर दिया है एज वन ऑफ द ईसी। तो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा रिजाइन टू टेक अप द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट एशियन डेवलपमेंट बैंक नेक्स्ट मंथ। लवासा who would have retired as the chief election commissioner, अगर अशोक लवासा रिटायर्ड नहीं होते तो सुनील अरोड़ा जी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हटने के बाद उनका ही टर्म था चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का, लेकिन उनसे पहले ही उन्होंने रिजाइन देकर एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनना जो है वो सही समझा। तो लवासा who would have retired as the chief election commissioner in October 2022 would be the second election commissioner to step down from the poll panel before the completion of his term। तो अपने टर्म कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुशील चंद्रा प्रेजेंटली पोस्टेड एज इलेक्शन कमिश्नर विल बी इन द लाइन ऑफ सक्सेशन आफ्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सुशील चंद्रा जो है सुनील अरोड़ा जी के बाद वही बनेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की न्यूज है सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज द मेघालय गवर्नर। सत्यपाल मलिक जो अभी गोवा के गवर्नर थे, उनको अभी गोवा के गवर्नर से हटाकर मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय जिसकी कैपिटल शिलोंग है, मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। तो सत्यपाल मलिक वॉज ट्रांसफर्ड एज गवर्नर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय रिप्लेसिंग तथागत रॉय हु कंप्लीटेड हिज 5-year tenure। तो मलिक हैज बीन शिफ्टेड टू मेघालय एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी हैज बीन आस्क्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गोवा गवर्नर इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, वो गोवा के गवर्नर का एडिशनल अतिरिक्त प्रभार देखेंगे और गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनका ट्रांसफर हो गया है मेघालय गवर्नर। तो देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर गवर्नर्स। राज्यपाल के लिए कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, लेकिन कन्वेंशनली माना जाता है कि इट इज कंसिडर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल का टेन्योर जो है इनका माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो रॉय वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मेघालय इन अगस्त 2018 एंड कंटिन्यू टिल डेट barring absence between December 2019 to January 2020 when he was on leave। Malik was the last governor of erstwhile Jammu and Kashmir। तो जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था, सत्यपाल मलिक वहां के भी गवर्नर रह चुके थे। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि मेघालय के न्यू गवर्नर कौन बने हैं, सत्यपाल मलिक। तथागत रॉय जो पहले गवर्नर थे, उनका टेन्योर पूरा होने के कारण सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाया गया है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा की गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज वही जो मैंने अभी आपको बताया, राजीव कुमार टू बी अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर फॉलोइंग रेजिग्नेशन ऑफ अशोक लवासा। तो अशोक लवासा के हटने के बाद न्यू तो वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, तो वो है सुनील अरोड़ा जी। और 2 ईसी होते हैं, एक टाइम पर 2 ईसी होते हैं, एक है सुशील चंद्रा और एक ईसी थे अशोक लवासा, जिन्होंने रिजाइन दे दिया और एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो अब अशोक लवासा की जगह कौन आए हैं, राजीव कुमार। राजीव कुमार पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ही विल रिप्लेस अशोक लवासा हु रिजाइंड अर्लियर दिस वीक। मिस्टर कुमार विल टेक चार्ज द डे मिस्टर लवासा लीव्स हिज ऑफिस ऑन 31 अगस्त को वो चार्ज लेंगे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी का ही साइन होता है 1 रुपी नोट के ऊपर। बाकी जितने भी नोट होते हैं हमारे इंडिया में, करेंसी नोट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जितने भी करेंसी नोट होते हैं उनके ऊपर जो साइन होता है वो साइन होता है आरबीआई के गवर्नर का, जो करंटली शक्तिकांत दास हैं। लेकिन 1 रुपी नोट के ऊपर जो साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट चलते हैं 15th न्यूज की तरफ, एसबीआई की तरफ। तो एसबीआई की खबर है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। चेयरमैन कौन है एसबीआई के, वो आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो एसबीआई वेव्स ऑफ एसएमएस चार्जेस फॉर ऑल सेविंग अकाउंट्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हैज वेव्ड ऑफ SMS charges in addition to its penalty waiver on non-maintenance of minimum balance for all its
सेविंग अकाउंट्स। तो एसएमएस चार्जेस जो लिए जाते हैं, कि जो आपको सर्विस दी जाती है, एसएमएस भेजा जाता है बैंक के द्वारा, तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। तो एसबीआई ने अपने सभी सेविंग अकाउंट होल्डर, जो बचत खाता वाले जो धारक हैं और जो कस्टमर्स हैं, उन सभी का उन्होंने एसएमएस चार्जेस वेव ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया है। और अभी फिलहाल उन्होंने नॉन मेंटेनेंस जो है ऑफ मिनिमम बैलेंस, मतलब एसबीआई और तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ये एक अभी रिसेंटली शुरू कर दिया था कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा। तो एसबीआई ने खास करके रखा था कि शहरों में जो अर्बन सिटीज होंगे वहां पे 3,000, सेमी अर्बन एरियाज में 2,000 और रूरल एरियाज में 1,000 रुपया महीना जो है आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो 5 रुपए से 15 रुपए तक आपको पेनल्टी जो है वो पड़ेगी। लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल इसको 1 साल के लिए बंद कर दिया है। तो एसएमएस चार्जेस के अलावा नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस टू द एसबीआई अकाउंट, वो सबसे बड़ा फायदा जो है वो दिया है अपने 44 करोड़ सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। तो एसबीआई में सेविंग अकाउंट होल्डर्स कितने, 44 करोड़ से ज्यादा सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको उन्होंने एसएमएस चार्जेस से मुक्ति दी है। और नॉन मेंटेनेंस जो है ऑफ मिनिमम बैलेंस, उसके लिए भी उन्होंने पेनल्टी अभी नहीं लगाएंगे। तो इस पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी इस चीज की उन्होंने छूट दी है। तो आपको क्या बताना है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? तो दिखा दिए जाए चैट। बिल्कुल सही, सुष्मिता और मिंकल बेरी, बहुत खूब आपका आंसर। और द राइट आंसर इज रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज इज 16th न्यूज रिलेटेड टू आरबीआई। आरबीआई रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 to 2025। तो आरबीआई ने अभी रिलीज किया है एक राष्ट्रीय स्तर का रणनीति एक तैयार किया है फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की वित्तीय शिक्षा जो है वो किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा सके 2020 से 2025 तक। ऑन द लाइंस ऑफ द रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस मेड अंडर द फर्स्ट नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NSFE 2013 to 18, the revised NSFE 2020 to 25 has been prepared and the document for the same was released by महेश कुमार जैन, जो वन ऑफ द गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, एक गवर्नर शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इसके साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। तो एक गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, 4 में से एक डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, उनके द्वारा ये रिलीज किया गया 20 अगस्त 2020 को, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। दिस NSFE 2020 to 25 has been prepared by the NCFE। तो NCFE का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ये किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है? NSFE किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। किसके द्वारा? कंसल्टेशन करके ऑल फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। तो अलग अलग जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि बैंकों का रेगुलेटर है आरबीआई, सिक्योरिटीज शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर है इडाई, इडाई मतलब IRDAI, इडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड पेंशन PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन सभी के सलाह से ये नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो है 2020 से 2025 इसको तैयार किया गया है कि किस तरीके से एक रणनीति बनाई जाए जिससे भारत जो है आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके, और इसके अलावा जो है भारत जो है वो वित्तीय शिक्षा जो है, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, अवेयरनेस जो है वो लोगों में फैला सके। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को 5C के द्वारा पूरा करना है, 5C जो है उसके द्वारा पूरा करना है। और वो C क्या है? विच इज कंटेंट, विषय वस्तु होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तभी बनेगी जब हमारे पास एक कंटेंट होगा। देन कैपेसिटी, हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए। देन कम्युनिटी, समुदाय होना चाहिए जिसको हम लेकर आगे चलेंगे। सेक्टर्स होने चाहिए। देन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। ये 5C के ऊपर आधारित होगा हमारी रणनीति 2020 से 2025, जिसमें भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है और फाइनेंशियल एजुकेशन का प्रचार और प्रसार करना है। इसके अलावा एक मेरी तरफ से आप सभी को सूचना है कि कई बार ये लाइफ में हम इतना हेक्टिक हो जाते हैं
कि फ़ोन के ऊपर और डिजिटल और टेक सेवी ना होने के कारण हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। तो आपको कई बार फोन आता है जिस पे आपको कहा जाता है कि आपको एक लिंक भेजा जा रहा है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पैसा आ जाएगा, या आप कोई OLX पे सामान बेचने के लिए रखते हैं तो OLX पे कोई भी फ्रॉड कस्टमर आपको फ़ोन करता है कि सर हम आपके सामान खरीदने के इच्छुक हैं और हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, देखिए आपको 10 रुपये आए कि नहीं आए। तो उस लिंक पर आपको पैसे तो वो भेज देते हैं और 10 रुपये आपको आ चुके होते हैं। फिर वो आपको ऑफर करते हैं कि सर हम आपको एक और लिंक भेजते हैं जिससे आपको जो आपने अमाउंट मांगी है OLX पे सामान बेचने के लिए, तो हम आपको वो पैसे भी पहुंचा देंगे। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये मांगे तो वो 5,000 रुपये जो है वो भी आपको भेज देंगे। तो वो एक्चुअल में डेबिट होता है। तो फाइनेंशियल टर्म्स में डेबिट का मतलब होता है आपके अकाउंट से पैसा कटना और क्रेडिट का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा आना। तो यहाँ पर वो मैसेज आता है और हड़बड़ी में आप नहीं देख पाते हैं और उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और फिर आपको आपसे ही आपका OTP और पासवर्ड मांगा जाता है कि सर आपका एक OTP आया है, वो OTP आप भर दीजिए। और जैसे ही आप OTP भरते हैं आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान जो है ये आपको ही रखना है कि किस तरीके से RBI या तमाम बैंक्स हमें कहते हैं कि बैंक कभी भी आपको अपना OTP, अपना पिन जो है वो शेयर करने के लिए नहीं कहता। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। देन 17th न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स कॉन्ग्रेचुलेट्स गजानंद यादव फॉर बीइंग अवॉर्डेड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। तेंजिंग नॉर्गे जो पहले भारतीय थे एडमंड हिलेरी के साथ जो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, तो तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर भारत जो है एक अवार्ड देता है और ये अवार्ड एडवेंचर की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। तो एडवेंचर की फील्ड में तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जो है ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स के गजानंद यादव को ये तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। तो विंग कमांडर गजानंद यादव हैज वॉन दी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 इन एयर एडवेंचर कैटेगरी। तो किस कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं, एयर में, लैंड में, रिवर में। तो एयर एडवेंचर कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। द इंडियन एयरफोर्स कांग्रेचुलेटेड यादव फॉर द स्पेशल अवार्ड थ्रू अ पोस्ट ऑन ट्विटर। ट्विटर पे इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट पोस्ट करके ये कांग्रेचुलेट कहा है गजानंद यादव को। गजानंद यादव इज अ पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर। गजानंद यादव पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर हैं, शिक्षक हैं, ट्रेनिंग देते हैं। एंड ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ IAF स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा। तो इंडियन एयरफोर्स की एक स्काई डाइविंग टीम है जिसका नाम है आकाश गंगा और ये उसके भी अभी मेंबर हैं। He has undertaken more than 2,900 jumps till date, stated the Indian Air Force in its post। मतलब इंडियन एयरफोर्स के अधीन रहते हुए गजानंद यादव ने अभी तक 2900 से ज्यादा जंप जो है, स्काई डाइविंग जो है वो किया हुआ है। द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड आर रिगार्डेड एज इंडियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। और इसको अर्जुन अवार्ड के साथ, अर्जुन अवार्ड खेल में दिया जाता है हाईएस्ट अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के साथ इसको बराबरी रखा जाता है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में, एडवेंचर अवार्ड में ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। तो एयर एडवेंचर कैटेगरी में किसको ये अवार्ड मिला इस साल का? गजानंद यादव ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देन अ बुक टाइटल्ड वन अरेंज मर्डर ऑथर्ड बाय चेतन भगत। चेतन भगत एक बहुत ही फेमस राइटर है, खास करके ये इसलिए इतने प्रिय है क्योंकि इनके बहुत सारी फेमस किताबों के ऊपर मूवी बन चुकी है, जैसे 5 Point Someone के ऊपर 3 Idiots बन चुकी है, 2 States के ऊपर 2 States मूवी बनी है, और भी बहुत सारी मूवीज जो है 3 Mistakes of Life के ऊपर काई पोचे मूवी बनी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड मूवी में। तो बुक टाइटल वन अरेंज्ड मर्डर ऑथर्ड बाय चेतन भगत। तो वन अरेंज, और देखिए चेतन भगत की खासियत क्या है, उनकी सभी किताबों में नंबर जरूर होते हैं। ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है, चेतन भगत की किताबों में नंबर्स जरूर होते हैं। चाहे आप 5 Point Someone की बात करिए 5, 1 Indian Girl की बात करिए 1, हाफ गर्लफ्रेंड की बात करिए हाफ, 2 States की बात करिए 2। तो इस तरीके से उनके बुक में नंबर जो है वो जरूर मेंशन रहता है। तो ये बुक जो है द फिक्शन बुक पोर्ट्रेज अ मर्डर मिस्ट्री इन द बैकड्रॉप ऑफ एन अरेंज मैरिज। तो ये एक फिक्शनल बुक होगी, काल्पनिक किताब होगी जिसमें अरेंज मैरिज के ऊपर एक मर्डर मिस्ट्री जो है वो बेस्ड होगी। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, वन अरेंज्ड मर्डर एक बुक है, फिक्शनल बुक है, विच इज ऑथर्ड बाय चेतन भगत। देन IIT मद्रास इज कंट्रीज टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंड स्ट्रेट ईयर। तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT वो एक संस्था है जिसमें
भारत के सभी बच्चे जो हैं अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो जेईई मेंस का पेपर अभी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारे भारत में आंदोलन बड़ा तेज हो गया है कि जेईई और नीट का पेपर जो है उसे कैंसिल कर दिया जाए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन, बच्चों के ऊपर खतरा ना हो। उसी चीज़ को लेकर आईआईटी मद्रास जो है अभी अटल इनोवेशन रैंकिंग के अंदर जो है इनोवेटिव इंस्टीट्यूट्स के अंदर आईआईटी मद्रास ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास हैज रिटेन्ड इट्स नंबर 1 पोजीशन in the list of top innovative educational institute in India for the second consecutive year. The Premier Institute has been ranked number 1 in the Atal ranking of institution on innovation achievement. तो ये रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेटिव अचीवमेंट्स के अंदर आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। तो नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पे है आईआईटी मुंबई, और नंबर 3 पे है आईआईटी दिल्ली। तो रैंकिंग है वॉज लॉन्च्ड लास्ट ईयर बाय द इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। 674 इंस्टीट्यूशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये रैंकिंग जो निकाली गई है, ये रैंकिंग पैरामीटर्स के ऊपर कि क्या एजुकेशन फैसिलिटी है, रिसर्च करने की क्या यहाँ पर बातें हैं, स्टूडेंट टीचर का क्या यहाँ पर रेशो है, ये तमाम पैरामीटर्स जो किसी भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट के अंदर देखे जा सकते हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए आईआईटी मद्रास ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। नेक्स्ट चलते हैं 20th न्यूज की तरफ। गूगल अनाउंसेस न्यू वर्चुअल एजुकेशन टूल्स, असाइनमेंट्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने के कारण जो है गूगल जो है अभी रिसेंटली इस चीज़ की वकालत कर रहा है कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स को फायदा हो। तो टीचर और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक नया टूल निकाला है, असाइनमेंट, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स को कहाँ पे मिलेगा, गूगल मीट पे, जी सूट पे एंड क्लासरूम। ये कुछ गूगल के एप्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन जुड़कर पढ़ सकते हैं, वहां पर असाइनमेंट नाम का टूल मिलेगा। The search engine giant Google has announced new education tools for teachers and students to facilitate learning in the virtual education space. This feature will be available with all the products of Google such as Meet, Suite and Classroom. This new tool will have some of the features rolled out in the coming months, whereas the rest of the features will be available later this year. कुछ features अभी जोड़े जाएंगे, कुछ इस साल के अंत तक जोड़े जाएंगे। और in this platform a larger title view with up to 49 participants and collaborative whiteboard with Jamboard have been made available in Google Meet. तो यहाँ पर 49 participants हिस्सा ले सकते हैं, व्हाइट बोर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो आपके एजुकेशन को और आसान बना देगी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और गूगल उस चीज में इस पेंडेमिक सिचुएशन में आगे आ रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, गूगल ने एक नया वर्चुअल एजुकेशन टूल लॉन्च किया है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, और उस टूल का नाम क्या है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, और उसका नाम है असाइनमेंट। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 21 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस सृजन पोर्टल फॉर इंडिजिनाइजेशन इन डिफेंस सेक्टर। तो स्वदेश, इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी तौर पर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र के अंदर इंडिजिनाइजेशन को, स्वदेशी सेक्टर को, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सृजन नाम का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च अ पोर्टल सृजन विच इज अ वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेंडर्स टू टेक अप आइटम्स फॉर इंडिजिनाइजेशन। तो यहाँ पर वेंडर्स को एक पोर्टल पे सुविधा मिलेगी कि इंडिजिनाइजेशन को लेकर, स्वदेशी को लेकर, डिफेंस सेक्टर के लिए खास करके, रक्षा क्षेत्र के लिए खास करके एक पोर्टल बना दिया गया है जहां पर भारत कुछ चीजों को उन्होंने रेखांकित किया है, कुछ चीजों को उन्होंने शामिल किया है कि अब ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए वो भारत में ही बनेंगे। और उसमें उन्होंने एक पोर्टल, वेब पोर्टल जो है वो अनाउंस किया जिसका नाम रखा है सृजन। This will help industry partners to play an active role in the goal of self-reliance in the defense sector. तो डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है भारत के लिए लेकर आएगा ये वेब पोर्टल। तो आपको क्या याद रखना है, रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कदम उठाया है और उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है स्वदेशी निर्मित सामानों को लेकर रक्षा क्षेत्र के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर। और उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? योर आंसर वुड बी सृजन। Then
नेक्स्ट न्यूज, म्यूजिक लीजेंड पंडित जसराज passes away in US at the age of 90. तो म्यूजिक लीजेंड पंडित जसराज passed away at the age of 90. पंडित जसराज was an Indian classical vocalist, क्लासिकल सिंगर थे पंडित जसराज, बिलोंगिंग टू मेवाती घराना. अलग अलग क्लासिकल सिंगर के अलग अलग घराने होते हैं और ये मेवाती घराना से बिलोंग करते थे. ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. ये अलग अलग इनको भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिले थे. मतलब द 4th हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न, वो भी इनको मिला हुआ था. बैक इन 2019 अ माइनर प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर वाज नेम्ड आफ्टर फेम्ड म्यूजिशियन. और 2019 में एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह है, माइनर प्लैनेट है, बौना ग्रह है मार्स और जुपिटर के बीच में, उसका नाम भी पंडित जसराज जी के नाम पर पड़ चुका है 2019 में. देन 23rd न्यूज की तरफ, फॉर्मर इंडियन ओपनर बैट्समैन, टेस्ट बैट्समैन चेतन चौहान पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73. ये बीजेपी के नेता भी थे, यूपी में अभी मंत्री भी थे और कोरोना वायरस करके इनकी मौत हुई है चेतन चौहान की, जो बहुत ही फेमस थे गवास्कर, सुनील गवास्कर के साथ ओपनिंग करने में. तो भारत की सहवाग और गंभीर के बाद जो सबसे सफलतम जोड़ी है टेस्ट में, वो गवास्कर और चेतन चौहान जी की है थी. मतलब अब तो चेतन चौहान जी की मौत हो चुकी है. तो 73 ईयर्स एज में कोरोना वायरस करके इनकी मौत हुई. इसी के अलावा एक और न्यूज है ऑबिचरी से रिलेटेड, श्रद्धांजलि से रिलेटेड. वो ये है कि फेमस डायरेक्टर एंड एक्टर निशिकांत कामत जो है, उनकी भी मौत हुई अभी रिसेंटली. अनफॉर्चुनेटली निशिकांत कामत, इन्होंने कुछ बड़ी फेमस मूवीज बनाई थी और इनकी एक फेमस मूवी जो मुझे बहुत याद आती है, दृश्यम, शायद आप लोगों ने देखा हो. बहुत ही बेहतरीन मूवी है, एडवेंचरस मतलब थ्रिलर मूवी है दृश्यम, जो इन्होंने डायरेक्ट करी थी. फेमस डायरेक्टर एक्टर निशिकांत कामत जो है, रिसेंटली इनकी भी मौत हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है. देन 24th न्यूज, सद्भावना दिवस, इंपॉर्टेंट डेज की तरफ हम आ चुके हैं. एक न्यूज और है, उसके बाद आज के क्विज सेशन की तरफ चलेंगे हम. सद्भावना दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 20th अगस्त. तो राजीव गांधी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, 40 वर्ष की आयु में उनकी माता जी की मौत के बाद, इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद ये पीएम बने थे देश के, जो सबसे कम उम्र और युवा प्रधानमंत्री थे उस समय देश के, 40 वर्ष के. और राजीव गांधी जी के बर्थडे पे कौन सा 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, जिसमें पीस को प्रमोट किया जाता है, शांति को, इंटीग्रिटी को प्रमोट करने की बात की जाती है. तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, सद्भावना दिवस जो है ये एक इंपॉर्टेंट डे है. नेशनल सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को. देन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त. तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है 21 अगस्त को एवरी ईयर मनाया जाता है. इट इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज दैट ओल्डर पीपल फेस, कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कौन कौन से ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, कौन सी समस्याएं उनको आती है, उसको हाईलाइट करने के लिए. और एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन सोसाइटी. और समाज में वरिष्ठ लोगों की, जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी महत्व क्या है, उनको समझाने के लिए ये डे जो है मनाया जाता है. और ओल्डर पीपल के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी यहाँ पे रिकग्नाइज और एक्नॉलेज किया जाता है. पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने इसको मनाया था 1990 में और 1991 में. और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे वाज ऑफिशियली फाउंडेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोनाल्ड रीगन. तो यूएसए के फॉर्मर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के द्वारा जो ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, इसको फाउंड किया गया था, इसको स्थापित किया गया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं और आज ही की खबरों से जुड़े हुए क्विज की तरफ हम आपको ले चलते हैं. तो आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. द इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस इजाई रिवर इन विच स्टेट और यूटी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. यहां पर सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. केटी कवर्स, आदित्य, रितु, मिंकल, संजीव, दीक्षा, अंजलि, सिमर. तो जितने भी स्टूडेंट्स, और आदित्य का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे बड़े पुराने और बड़े खास स्टूडेंट हैं ये. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. द इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस इजाई रिवर इन विच स्टेट और यूटी? इज इट उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या मणिपुर? बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है. सबसे पहला उत्तर आया है तमन्ना का आया है, तमन्ना कलसी का आया है उत्तर. देन रुचिका, मिंकल,
मीनल, और इसी के साथ दीपिका का भी उत्तर आ चुका है। तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटल टनल इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। अटल टनल जो रिसेंटली अभी बनाया जा रहा है और सितंबर में इसका उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये कौन से पर्वत श्रृंखला में बनाया जा रहा है? पीर पंजाल रेंज, कराकोरम रेंज, धौलागिरी रेंज या जस्कर रेंज? तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी हम चल पड़े हैं, तो यहां पे जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही उत्तर, मतलब बहुत ध्यान से आज आपने इस लेक्चर को सुना है। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज पीर पंजाल रेंज। तो मनाली से लेह का रास्ता छोटा हो जाएगा, रोहतांग के पास ये एक टनल बनाया जा रहा है 8.8 किलोमीटर्स का, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा और पीर पंजाल रेंज में ये बनेगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया है? इज इट प्रकाश शर्मा, राकेश अस्थाना, मनदीप पांडे या रोहित प्रकाश? जल्दी से उत्तर दीजिएगा इसका। बहुत खूब यहां पर हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स, स्नेहा, अंजलि, सष्मिता, मिंकल, रुचिका, बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आना शुरू हो चुका है और बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। राकेश अस्थाना इज द करेक्ट आंसर और पहला उत्तर दिया है मीनल शर्मा जी ने। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली म्यूजिक लीजेंड पंडित जसराज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घराना? पंडित जसराज जो एक बहुत ही महान संगीतज्ञ थे और वोकलिस्ट थे, सिंगर थे, अभी रिसेंटली उनकी मौत हुई है। तो वो किस घराने से संबंधित थे? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या जयपुर अतरौली घराना? तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो जो सबसे पहले उत्तर देगा मैं उसका नाम जरूर लूंगा। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा अब आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल मीनल शर्मा जी का अगेन सबसे पहला उत्तर मेवाती घराना इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। देन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। What is India's rank based on the number of organic farmers in terms of area under organic farming? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर और फार्मर्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्र के हिसाब से इंडिया की क्या रैंकिंग है? एरिया के हिसाब से तो फार्मर्स के हिसाब से तो नंबर 1 पे है, लेकिन एरिया के हिसाब से आपको बताना है। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। शिवम कुमार, सिमर, रुचिका, दीपिका, तमन्ना, सुष्मिता, अंजलि, मिंकल सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आप सभी की हौसला अफजाई करता हूं और सभी को अप्रिशिएट करता हूं कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ और पार्टिसिपेट करते हैं इस सेशन में। और फिफ्थ क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज अंजलि अरोड़ा का पहला आंसर आया, दैट इज 9th नंबर पे। एरिया वाइज जो है हम 9th नंबर पे हैं। रुचिका का भी उत्तर सही है, बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज दैट इज 9th। नंबर ऑफ फार्मर्स में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है भारत ऑर्गेनिक फार्मर्स के नंबर्स में, लेकिन एरिया वाइज कितने एरिया में ऑर्गेनिक खेती होती है उस रैंकिंग में इंडिया 9वें नंबर पे है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल सप्लाई एयर इंडिया 1 फॉर पीएम मोदी, प्रेसिडेंट कोविंद एंड टॉप डिग्निटरीज सून? तो ये आज के सेशन में नहीं था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एयर इंडिया 1, ठीक है, तो वो एक स्पेशल विमान होगा जो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या टॉप डिग्निटरीज के लिए विमान होगा। जैसे यूएसए में एक स्पेशल विमान होता है जो वहां के राष्ट्रपति के लिए होता है, वैसे ही ये विमान जो है एयर इंडिया 1 के नाम से जाना जाएगा। तो ये कौन सी कंपनी जो है ये प्रोवाइड करेगी सप्लाई हमें? तो ये आपको बताना है। इज इट दसॉल्ट एविएशन, इज इट बोइंग, इज इट एयरबस या लॉकहीड मार्टिन? तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही यहां पर मीनल जी का उत्तर है, दैट इज बी, बोइंग। बोइंग इज द करेक्ट आंसर। बोइंग जो है वो एयर इंडिया 1 नाम के विमान की सप्लाई करेगा भारत को, जो भारत के टॉप डिग्निटरीज के लिए होगा, जिसमें पीएम, प्रेसिडेंट और टॉप डिग्निटरीज आएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी was given the additional charge as the governor of Goa, who has been appointed as the new governor of Meghalaya. भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के अलावा गोवा के गवर्नर पद का अतिरिक्त प्रभार भी लेंगे, लेकिन मेघालय का गवर्नर जो है वो किसको बनाया गया है? इज इट जगदीश मुखी, बीडी मिश्रा, सत्यपाल मलिक या विश्वभूषण हरिचंदन? तो जल्दी से सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही उत्तर, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज सत्यपाल
मलिक इज द करेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज सत्यपाल मलिक। देन 8th क्वेश्चन की तरफ, which of the following institute has been ranked number 1 in the अटल ranking of institution on innovation achievement? तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन जो है अचीवमेंट्स में कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप पर आया है? इज इट इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद, इज इट IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या IIT मद्रास? तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए अब आपके द्वारा, और बिल्कुल सही उत्तर 8वें क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो बिल्कुल सही। राइट आंसर इज IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज IIT मद्रास। 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली वेव्ड ऑफ SMS चार्जेस एंड पेनल्टी वेवर ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस फॉर ऑल इट्स सेविंग अकाउंट्स? तो इनमें से किस बैंक ने SMS चार्जेस और नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस के ऊपर जो पेनल्टी होती थी उसको वेव ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया है? PNB, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक? तो 9th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही उत्तर। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एज पर द क्लीनलीनेस सर्वे 2020 स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री? तो सबसे स्वच्छ राज्य जो है देश का कौन सा बना है? इज इट मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या छत्तीसगढ़? तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, और इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे, जो कि एक बेहतरीन सेशन रहा जहां पर हमने टॉप 25 न्यूज को हमने डिस्कस किया। 17 अगस्त से 23 अगस्त के टॉप 25 खबरों को हमने डिस्कस किया, और आज ही के सेशन को रिवाइज किया हमने क्विज के माध्यम से। तो आपको अगर ये शो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं शो के खत्म होने के बाद भी, और मेक माई एग्जाम जो है प्ले स्टोर के ऊपर जाकर मेक माई एग्जाम ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, आपको और भी बहुत सारी बेहतरीन चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ रहा, सेकंड पे महाराष्ट्र रहा, और थर्ड पे MP रहा। और क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 पे इंदौर, नंबर 2 सूरत, और नंबर 3 पे नवी मुंबई। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन, ये शो जो है वो खत्म होता है। अगले मंगलवार हमारी और आपकी मुलाकात होगी वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो के ऊपर। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।